नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 20 जो है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 लोकतंत्र ही क्यों पर आधारित है और ये आपकी 20 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। पिछली वर्कशीट में आपने क्या जाना था कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। यानी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या थी लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी 4 जो है विशेषताओं को जाना था। पहली विशेषता थी लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, है ना। इसमें हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखा था कि जब परवेज मुशर्रफ जी का राज था तब वो सब लोगों द्वारा चुने गए नहीं थे और अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति थी उनके पास थी, इसलिए वहाँ पे उस समय लोकतंत्र नहीं था। तो लोकतंत्र होने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो निर्णय लेने की शक्ति है वो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अब आते हैं इसमें दूसरा जो था, इसकी विशेषता क्या थी, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के समान अवसर उपलब्ध हों। इसमें हमने चाइना का देखा था कि वहाँ पे इसलिए लोकतंत्र नहीं था क्योंकि वहाँ पे जीत हार के समान अवसर उपलब्ध नहीं थे। वहाँ एक ही पार्टी हमेशा जीतती हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि उसके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, क्योंकि बिना परमिशन के उसके कम्युनिस्ट पार्टी के कोई भी अपनी पार्टी ही नहीं बना सकता। तो इसीलिए चाइना में जो है लोकतंत्र नहीं है। अब तीसरी शर्त क्या थी इसकी लोकतंत्र की, तीसरी विशेषता कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमने सऊदी अरेबिया का देखा था कि वहाँ पे महिलाओं को 2015 तक जो है वोट डालने का अधिकार नहीं था, इसलिए वहाँ पर भी उस समय तक लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। तो ये ज़रूरी है कि सबको वोट डालने का अधिकार हो, जो भी वयस्क हो। जैसे हमारे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को वयस्क माना जाता है और सबको वोट डालने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के। न जाति, धर्म, लिंग, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, सबको वोट डालने का अधिकार है। और एक और जो इसकी विशेषता थी लास्ट, वो थी कि एक जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। यानी जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसका काम क्या है कि जो कानून है, संविधान है, उसके हिसाब से उसको काम करना है और उसको नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना है, उसको किसी भी हालत में छीनना नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और कोई भी सरकार उनको छीनने की कोशिश करती है तो वो कोर्ट में जा कर के सरकार के खिलाफ जो है वो केस कर सकता है। ठीक है, और अपने जो अधिकार है वो वापस ले सकता है। तो आपने ये 4 विशेषताएं पढ़ी थी और डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, इसलिए प्लीज़ उसको याद कर लेना, उस वर्कशीट को भी ज़रूर देखना। अब आते हैं इस वाले उसमें, आज हम जानेंगे कि लोकतंत्र मतलब के पक्ष और विपक्ष में हम तर्क करेंगे कि लोकतंत्र क्यों अच्छा है या लोकतंत्र में क्या बुराइयाँ हैं, है ना। तो आज हम उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला बिंदु क्या है, जब एक अच्छी शासन व्यवस्था की बात की जाती है तब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जिक्र ज़रूर किया जाता है। यानी कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है इसको बहुत अच्छा माना जाता है और अच्छा मानने के पीछे जो है तर्क जो है यहाँ पर दिए गए हैं, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, यहाँ तक कि दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं और जहाँ जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है वो सभी चाहते हैं कि वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। उसका कारण क्या है बेटा, जहाँ पे तानाशाही होगी वहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे जो भी शासक है वो अपनी मर्जी चलाए, वो नागरिकों के हितों का सम्मान ना करे, है ना, उनकी आकांक्षाओं का ध्यान ना रखे, क्योंकि उसको पता है उसको तो कोई हटा नहीं सकता, है ना, वो अपनी मर्जी से व्यवहार करेगा, वो लोगों की भावनाओं का कई बार ध्यान नहीं रखते। तो इसलिए सारे लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ पे कौन सी व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, क्योंकि इसमें सभी नागरिकों को जो है महत्व दिया जाता है, उनकी इच्छाओं को, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। अब आते हैं अगले बिंदु पर, जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पर कि पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर भी इसे अपनाया गया, है ना। अब आते हैं अगले बिंदु पर, आइए लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में और चर्चा करके पता लगाने का प्रयास करें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है। ठीक है,
अब क्यों बेहतर है, क्यों हमें लोकतंत्र ही अपनाना चाहिए, इसके पीछे जो है ये तर्क दिए जाते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है बेटा। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को, जो ये दिए गए हैं आपको 6 पॉइंट, इनको अच्छे से याद कर लेना। पहला तर्क क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें चुनी हुई सरकार को बदलने का अवसर भी मिलता है। यानी कि अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती तो जनता उसको बदल सकती है। जैसे हमारे देश में भी है, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती तो लोग उसको वोट नहीं करेंगे और उसको अगली बार जो है वो सत्ता में नहीं आएगी और उसकी जगह पे दूसरी सरकार आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हो कि जो सरकार बदलने का अवसर है वो कितना इम्पॉर्टेंट है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो इसके लिए 1958 से 1961 के टाइम में चलते हैं। वहाँ पर क्या होता है, दक्षिण एशियाई जितने भी देश हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नीचे जितने भी कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, चाइना का जो दक्षिणी भाग है, उसमें बहुत ही बुरी तरह से अकाल पड़ा है ना। इतना बुरा अकाल पड़ा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो भूखमरी से मर गए। लेकिन अगर इंडिया और चाइना में अगर हम तुलना करें तो जो इंडिया थी उसमें बहुत कम लोग मरे और चाइना में से बहुत मतलब लाखों लोग मर गए थे। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, उसका कारण कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी था कि यहाँ पे जो जनता होती है उसका दबाव होता है सरकार के प्रति। अगर यहाँ पर उतने लोग मर जाते जितने चाइना में मरे थे तो यहाँ पे जो जनता है वो सरकार को हटा देती, सत्ता से उसको बाहर निकाल देती है ना, तो उसका सत्ता में आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो सरकार होती है उसको जनता के हितों का ध्यान रखना पड़ता है ना, उसको ध्यान में रख के ही अपने सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि चाइना में तो डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे हमेशा से कम्युनिस्ट पार्टी का राज है, तो वो कभी जनता के हितों का ध्यान रखती ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से काम करती है। और जिसका नतीजा ये था कि वहाँ के अकाल में बहुत सारे लोग मरे और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसको कोई सत्ता से बाहर कर ही नहीं सकता है ना। तो डेमोक्रेसी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसमें हमें सरकार को बदलने का अवसर मिलता है, क्योंकि जो सरकार जनता के हितों के लिए काम नहीं करेगी उसको लोग हटा देंगे। अब आते हैं अगले बिंदु पे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, इसलिए वो दूसरी पद्धति से बेहतर है। अब इसमें क्या है, अगर सरकार जो भी कदम उठाएगी, जो भी काम करेगी, उसको जवाब देना पड़ता है जनता को कि उसने वो काम क्यों किए, है ना। अगर वो कुछ गलत करती है तो जनता उससे जवाब मांगेगी और अगर वो सही से जवाब नहीं दे पाएगी तो वो सत्ता से बाहर हो सकती है ना। लेकिन अगर यहाँ तानाशाही हो, तानाशाही में तो क्या होता है कि राजा ने जो बोल दिया वही अंतिम निर्णय है ना। तो उसको तो तुम उससे जवाब भी नहीं मांग सकते अगर उसने कुछ गलत बोला है या गलत किया है ना। जैसे जर्मनी में हिटलर का राज था, है ना, उसके दिमाग में जो आता था वो नीतियाँ लागू कर देता था और जनता उससे जवाब भी नहीं मांग सकती थी, क्योंकि अगर वो जवाब मांगेगी तो वो जनता के साथ क्या करेंगे, अत्याचार करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है, इसलिए दूसरी पद्धति से बेहतर है। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, लोकतंत्र में ज़्यादा लोग चर्चा में भाग लेते हैं जिससे गलतियों की गुंजाइश कम होती है और बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है। अब यहाँ क्या होता है, अगर एक ही व्यक्ति निर्णय लेता है ना, जैसे तानाशाही में, डिक्टेटरशिप में होता है, अगर एक ही व्यक्ति निर्णय लेता है तो उसमें गलतियों की गुंजाइश ज़्यादा होती है। लेकिन जब बहुत सारे लोग विचार विमर्श करके उसके अच्छे बुरे पहलुओं पे चर्चा करके कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें गलती की संभावना बहुत कम होती है। जैसे हमारे यहाँ कोई भी नीतियाँ और कानून बनने से पहले क्या होता है, हमारे संसद में क्या होती है, उस पर चर्चा होती है ना, दोनों सदनों में अच्छे से चर्चा होती है। फिर उसमें अगर कुछ सुधार की गुंजाइश होती है तो सुधारा जाता है। फिर एक सदन से पास होने के बाद जब वो दूसरे सदन में जाता है, लोकसभा से राज्यसभा में, तो वहाँ पर भी उस पर चर्चा होती है। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है या उनको लगता है कि इसमें ये बदलाव ज़रूरी हैं तो वो किए जाते हैं। इस तरह से जो फाइनली जो डिसीज़न लिया जाता है, जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं या कानून बनाए जाते हैं, उनमें गुंजाइश जो होती है गलती की वो बहुत ही कम होती है और ज़्यादातर जो निर्णय होते हैं वो बेहतरीन होते हैं, बस थोड़ा लेट लगती है। अब आते हैं अगले बिंदु, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि देखो, मतभेद होते हैं, विभिन्न पार्टियों के बीच हो सकते हैं, लोगों के बीच हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिश की जाती है कि आपसी विचार विमर्श के द्वारा, है ना, उस समस्या का समाधान जो है
वो निकाला जाए। आपने देखा होगा ना राजनीतिक पार्टियों को किस तरह से लड़ते हैं आपस में, इतनी बुरी तरह से बहस करते हैं, है ना, ऐसा लगता है भयंकर झगड़ा हो रहा है। लेकिन वो सिर्फ बहसबाजी करके या विचार विमर्श करके कोशिश करते हैं कि वो किसी नतीजे पर पहुँचे, जिस भी समस्या पे वो लड़ रहे हैं उसका वो समाधान निकल सके। तो ये किस में संभव है? सिर्फ लोकतंत्र में होता है। अब आते हैं अगले बिंदु पर कि भारत की तरह विविधता वाले देशों में लोकतंत्र ही एकजुटता बनाए हुए है ना। अब हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, क्योंकि इसमें मैंने बताया था ना डेमोक्रेसी की 4 विशेषताएं हैं, है ना, वो चारों हमारे यहाँ पाई जाती हैं। इसी की वजह से जो हमारा विविधता वाला जो देश है वो एकजुट है ना। उसमें इस तरह के कानून बनाए गए हैं कि सभी लोग जो हैं उनको सम्मान मिला हुआ है, सबको बराबरी के अधिकार मिले हुए हैं, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, जिससे वो अपने आप को इस देश का नागरिक समझते हैं। और अब नागरिक होना मतलब अगर हम सब इसमें ये फीलिंग हो कि हम भारतीय हैं, चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, पंजाबी हो, गुजराती हो, हमारे अंदर क्या भावना है कि हम भारतीय हैं। और ये किसकी वजह से हमारे अंदर ये भावना आई है? हमारी डेमोक्रेसी की वजह से, क्योंकि इसने हमें कभी ये एहसास नहीं करवाया कि हम क्या है अलग जाति, धर्म या समुदाय से संबंध रखते हैं। इसके लिए एक ही वो है लक्ष्य कि हम सब क्या हैं, भारतीय। तो डेमोक्रेसी की विशेषता होती है कि ये लोगों में एकजुटता जो है बना कर रखता है, और जहाँ विविधताएं होती हैं वहाँ तो डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इसके पक्ष में जो छठा तर्क है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि मूल्यों के द्वारा नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है। अब ये जो 4 मूल्य हैं ना बेटा, ये बहुत ज़रूरी हैं। समानता, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सभी को समानता प्राप्त है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म इत्यादि से संबंध रखता हो, सबको समान रूप से देखा जाता है ना, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। न्याय व्यवस्था सबके लिए एक जैसी है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सबके लिए एक जैसा। स्वतंत्रता, सबको समान रूप से, सभी नागरिकों को समान रूप से स्वतंत्रता वाले अधिकार मिले हुए। आप आराम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो, कहीं पे भी घूम सकते हो, है ना, ये सबको समान रूप से मिले हुए हैं। और ये जो मूल्य होते हैं ये क्या करती है? नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है। अब आते हैं लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क कि लोकतंत्र में क्या कमियां हैं, क्यों लोकतंत्र अच्छा नहीं है। उसके लिए भी लोगों ने अब तर्क दिए हैं कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। बात भी सही है। यहाँ पे क्या होता है, सरकारें बदलती रहती हैं, तो जो पुरानी सरकारों ने काम किए हैं, योजनाएं चलाई हैं, हो सकता है जो नई सरकार है वो उसका काम करने का तरीका अलग होता है, जिससे क्या होता है कि वो हो सकता है पुरानी योजनाओं को बंद कर दे या फिर उनमें बदलाव कर दे। तो एक तरह से एक अस्थिरता का सा माहौल पैदा होता है। एक जो स्मूथनेस होती है ना कामों की, कि लगातार वो हाँ चलता ही रहेगा, एक बार शुरू हो गया। तो इसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि सरकार बदलते ही जो योजनाएं हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो अब अगला जो है इसमें कि इसमें से सत्ता का खेल मुख्य है, इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं है। यानी यहाँ पे होता है ना मॉरल वैल्यूज़ की, क्या गलत है क्या सही है, इसमें उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पे जो नेता लोग हैं उनमें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है, वो किसी भी हालत में जो है सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो नेता लोग हैं कितने गलत तरीक़ों से जो है वो सत्ता हासिल करते हैं, पैसे के बल पे, है ना, शक्ति के बल पर। बस उनको किसी भी तरह से जो है वो सत्ता हासिल करनी है, और उसके बाद अगर वो सत्ता हासिल कर लेते हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने गलत तरीके से करी है, तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, और वो पारदर्शिता नहीं रखते, है ना, कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो लोगों को सही से बताएं, है ना, क्योंकि उन्हें उसमें गड़बड़ करनी होती है। तो पारदर्शिता जो होती है वो समाप्त हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी जिसको बोलते हैं। और जो नेता लोग हैं क्योंकि वो आए गलत तरीके से हैं, तो कई बार वो लोगों को अपने स्वार्थ के लिए बहुत परेशान करते हैं। तो इस पर तो आपने कई तरह की फिल्में देखी होंगी, है ना, आप उससे समझ गए होंगे कि ये भी बड़ी समस्या है इसमें लोकतंत्र में। उसके बाद आते हैं कि दूसरा जो इसके खिलाफ जो तर्क देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि कोई भी फैसला लेने में देर हो जाती है। देखो इसमें इसका फ़ायदा भी था, आपने पढ़ा था इसका, है ना, कि जो इतने लोगों से चर्चा करने के बाद जो निर्णय है वो उसके गलत होने की संभावना कम हो जाती है। तो एक इसका फ़ायदा भी था, लेकिन एक नुकसान भी है इसका। नुकसान क्या है कि फ़ैसला लेने में देर हो जाती है। तानाशाही में क्या होता है कि आज राजा ने जो बोल दिया, जो शासक ने बोल दिया, वो अगर आज रात को उसने सोचा है तो वो सुबह उस निर्णय को इम्प्लीमेंट कर सकता है, चाहे वो सही हो गलत हो, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोगों से जो है बहस करनी पड़ती है, और कई बार क्या होता है टाइम में मतलब सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते और उसमें बहुत देर हो जाती है ना, और जिसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
अब इसके लिए आप देख सकते हैं जो लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते किसी काम के लिए, एक छोटे से काम के लिए भी इतना परेशान होना पड़ता है कि कई बार उस काम की वो वैल्यू ही नहीं रहती है ना, इतने धक्के खाते हैं। तो ये इसकी एक कमी है। अब आते हैं तीसरे उस पे इसके खिलाफ जो तर्क है कि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण है तथा बहुत खर्चीली होती है जिसके कारण भ्रष्टाचार फैलता है। अब इलेक्शन लड़ने के लिए देखो बहुत सारा खर्चा होता है, देखते हो ना, बड़े बड़े काफ़िले लेके चलते हैं, अपने इवन कार्यकर्ताओं को भी उनको पैसा देना पड़ता है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, मतलब बहुत सारा खर्चा होता है। अब खर्चा क्या करेंगे वो, अगर उन्हें खर्चा किया है, जेब से खर्चा किया है, तो जब वो सत्ता में आएंगे तो ऑब्वियसली वो उसको निकालेंगे उस खर्चे को, तो इससे क्या फैलेगा, भ्रष्टाचार फैलेगा, क्योंकि वो गलत तरीके से उस पैसे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जहाँ जनता के ऊपर 10 रुपये खर्च होंगे वहाँ दिखा देंगे 100 रुपये खर्च हुए हैं, 90 रुपये अपनी जेब में रख लेंगे। तो इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार फैलता है। अब आते हैं अगले बिंदु पर। इस व्यवस्था में कभी कभी नेता सिर्फ अपने हितों का ध्यान रखते हैं और जनता को पता ही नहीं होता कि उनके हित किस में है, जिससे कई बार गलत या ख़राब फैसले हो जाते हैं। अब क्या होता है कि नेता लोग तो अपने हितों का ध्यान रखते हैं, वो तो फैक्ट है। अब जनता क्या होती है, कई बार जनता ना इतनी समझदार नहीं होती, जैसे गांव में देख लो या कुछ ऐसे रूरल ग्रामीण इलाकों में देख लो जहाँ की जनता बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, वो गलत लोगों के प्रभाव में आकर उनको वोट दे देती है, उनको अपनी सत्ता में बिठा देती है, तो वो लोग अपने हितों के लिए काम करते हैं, है ना, और जनता के हित में फैसले नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है ये जनता में बेवकूफ़ है, इसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है ना, क्योंकि इसमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि उससे सवाल जवाब कर सके। तो होता क्या है, जिससे कई बार गलत या ख़राब फैसले होते हैं जो कि जनता के हित में नहीं होते, ये इसकी कमी है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1, भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है। तो आप इसका उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं कि भारत की तरह करो या जैसे विविधता वाले देशों में लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है एकजुटता बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो आप इसका उत्तर 1 लिख सकते हो, उसको चाहे ऐसे भी लिख लो। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। आपके अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखोगे, हमारे अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निम्नलिखित कमियां हैं। उसके बाद क्या करना, ये 1, 2, 3 और ये 4, ये जो चारों बिंदु हैं वो आप इसमें उत्तर नंबर 2 में डाल देना। ठीक है, पहली लाइन आपको क्या लिखनी है कि हमारे अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निम्नलिखित कमियां हैं, और उसके बाद ये चारों पॉइंट्स आप इसके उत्तर में लिख दोगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में अपने तर्क लिखिए। तो ये भी सीधा सीधा आपका वो है उत्तर लिखोगे और उसके बाद लिखोगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क, है ना, बिल्कुल यही हेडिंग डालनी है आपको उत्तर 3 में, और यहाँ से शुरू कर देना, कहीं से भी शुरू कर दो, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये 6 पॉइंट आप लिख देना उत्तर नंबर 3 में। सबसे पहले ये लिखोगे, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके इन सारे पॉइंट्स को आप उसके नीचे लिख देना। तो ये आपका हो गया उत्तर नंबर 3। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। क्या आपको लगता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है? स्पष्ट करें। ठीक है, तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे कि एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है और सदा ही उनकी अच्छाई और भलाई को ध्यान में रखकर कोई ना कोई कार्य करती है, क्योंकि जनता चुनती है, जनता उन्हीं लोगों को चुनती है जो उनकी भलाई के लिए कार्य करेगी। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको बाद में सत्ता से बाहर कर देगी। तो ये हमेशा इसीलिए जनता की भलाई को ध्यान में रखकर ही कार्य करते हैं। दूसरा है कि लोकतंत्र में कई बार मतभेद भी उभर कर सामने आते हैं, है ना। डेमोक्रेसी में होता है इतने तरह के लोग हैं साथ में, तो हो सकता है उनके विचार जो आपस में ना मिले, है ना, लेकिन ये क्या करते हैं, एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं। आपने देखा होगा सारी पार्टी जो होती है, विपक्षी पार्टी, आप उस पर देखना टीवी पे डिबेट होती है, ये डिबेट में ही ऐसा लगता है एक दूसरे के साथ जो है बहसबाजी कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ये वैसे लड़ते नहीं हैं
और अपने आपसी विचार विमर्श के द्वारा कोई ना कोई जो हल निकालने में सफल हो जाते हैं, है ना। इस तरह से आपसी विचार विमर्श से हल खोजना ये लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि मतभेदों को हल करने में सहायक होती है। तीसरा है कि लोकतांत्रिक सरकार ऐसे देशों के लिए उत्तम है जहां अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं, जैसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा, आर्थिक विकास की विभिन्नताएं, ये सब पाई जाती हैं। और हमारे देश में तो है ही, है ना, बहुत सारी जाति भाषा वाले लोग हैं, कई तरह के आर्थिक विकास वाले लोग। आर्थिक विकास होता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्ग की है, तो इतनी विभिन्नताएं। तो विभिन्नताओं में एकता के दर्शन केवल हमें लोकतंत्र में ही मिलते हैं, है ना। अब आते हैं चौथे बिंदु पर कि हम क्या लिख सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार राजनीतिक समानता प्रदान करती है, जहां क्या अमीर, क्या गरीब, क्या शिक्षित, क्या अशिक्षित, सबको बराबर के अधिकार प्राप्त होते हैं, है ना। सबको, कोई भेदभाव नहीं होता। ये केवल लोकतंत्र में ही संभव है। और यहाँ हर एक को कोई भी सरकारी पद प्राप्त करने की सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मतलब आप कोई भी चाहे, है ना, वो सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकता है। सबको बराबर अवसर मिलते हैं कि वो एग्ज़ाम में बैठे, पढ़े, जो भी योग्य होगा उसको वो पद मिल जाएगा, है ना, जो भी एग्ज़ाम पास करेगा। पर पहले जो अगर तानाशाही होती है तो जो राजा लोग होते हैं या शासक लोग होते हैं वो अपनी मर्जी से ही सरकारी पदों पे जो है लोगों को नियुक्त करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, है ना। यहाँ पे योग्य लोगों को सरकारी पद प्राप्त करने की सभी सुविधाएं प्राप्त होती है बिना किसी भेदभाव के। अब आते हैं पांचवें बिंदु पर कि लोकतंत्र में ही लोगों को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। अगर मान लो किसी का कोई निर्णय गलत हो जाता है शासकों का, तो उनको वो अपनी गलती मानते भी हैं और कोशिश करते हैं उसको आगे जाके उसको ठीक कर दे, ताकि कोई बड़ा जो है विनाश ना हो जाए। लेकिन अगर आप उसमें देखोगे ना, तानाशाही में, वहाँ तो जो डिक्टेटर ने यानी शासक ने निर्णय ले लिया वही अंतिम निर्णय होता है, चाहे उससे फिर कितना ही नुकसान हो जाए, है ना। वो कई बार अपनी गलतियाँ नहीं मानते। लेकिन डेमोक्रेसी में लोग गलती भी मानते हैं और उनको उसको सुधारने का मौका भी मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से जो लोकतंत्र है वो बाकी सरकारों से बेहतर होता है। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो आप अच्छे से इसको अपनी बुक में से भी पढ़िएगा। कई बच्चे कहते हैं कि मैडम हमारे पास बुक नहीं है, तो बेटा ई पाठशाला वाला ऐप डाउनलोड करो। उसमें सभी कक्षाओं की पुस्तकें होती हैं, हर माध्यम की होती हैं, इंग्लिश की होती है, हिंदी की होती है। आपको जिस भी माध्यम में सीबीएसई की किताबें चाहिए वो सब उसके अंदर आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना, और उसमें से पढ़ सकते हो। क्योंकि इससे तो आप आधा अधूरा समझोगे, आपके चैप्टर में से इसको आप पूरा अच्छे से समझ पाओगे। इसके अतिरिक्त एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे मुझसे लिंक मांगते हैं कि वर्कशीट का लिंक दे दो। तो प्रॉब्लम ये होती है मैं सबको जवाब नहीं दे पाती। तो मैं कोशिश करूँगी जिस दिन मैं वर्कशीट अपलोड करूँ उसके 1 या 2 दिन के अंदर आपको जो है वो लिंक जो है उपलब्ध करवा दूँ। इसके लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसको चेक कर लेना, मैं उसमें ही जो है लिंक कॉपी करके डाल दूँगी, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको लाइक्स और कमेंट्स करने के लिए बेटा आपको बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। मन लगा के पढ़ो और अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।